एयर चीफ मार्शल ने कहा कि दुनिया की कोई भी वायुसेना इस तरह से हमले को रोकने के लिए गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन हम हमलावर को वापस नहीं जाने देंगे। अमेरिका का मानना था कि भारत दबाव में है और वो संधि पर हस्ताक्षर कर देगा। भारत शर्मिंदा था कि हम गुप्त रूप से अपने परमाणु परीक्षण की योजना बना रहे थे और अमेरिका ने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से भारतीय आकर्षण कनाद में एक ऐसा विषय आपके सामने रखना चाहता हूं जो आपके लिए काफ़ी रुचिकर बने। मित्रों, आप सब अभी मीडिया में खबर पढ़ा है कि भारत द्वारा अपने मिसाइल क्षमताओं की परीक्षण की खबरें खूब आ रही हैं। भारत द्वारा हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसको MIRV कहा जाता है, उसका उपयोग करके अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण देश की लंबे समय से चली आ रही है। और ये जो महत्वाकांक्षा है उसमें एक मील का पत्थर है, जिसके तहत वो एक ICBM हासिल करना चाहता है जो चीनी शहरों पर अविश्वसनीय रूप से घातक हमला कर सके। आप कोई भी नाम ले लीजिए, अग्नि से लेकर नाग और ब्रह्मोस तक, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मिसाइल कार्यक्रम क्यों और कैसे अस्तित्व में आए? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दुनिया ने भारत को परमाणु परीक्षण और उसके बाद परमाणु सक्षम मिसाइल कार्यक्रम करने के लिए मजबूर किया। ये एक ऐसा कार्य था जो राष्ट्र के हित के लिए सबसे जरूरी था और इसके लिए मैं यह नहीं कहूँगा कि सिर्फ भाजपा जिम्मेदार है, बल्कि अलग अलग समय में अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने अपने पार्टी लाइन के साथ साथ राष्ट्र हित को तरजीह देने की कारण भी है। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे इसकी पूरी इतिहास है। मित्रों, 1990 में BP सिंह प्रधानमंत्री थे और इंद्र कुमार गुजराल उनके विदेश मंत्री थे। भारत को पहला परमाणु ब्लैकमेल पाकिस्तानी विदेश मंत्री साहिबजादा याकूब खान द्वारा मिला था। यह 1990 की गर्मियों में BP सिंह की सरकार के दौरान हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर युद्ध के करीब पहुंच गए। बेनजीर भुट्टो अपने सेना के दबाव में ऐसे भाषण दे रही थी जिसे हाफिज सईद जैसा आतंकवादी भी शर्मा जाए। मुजफ्फराबाद की एक रैली में एक हाथ से दूसरे हाथ पर काटने की हरकतें करते हुए वो कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन को छोटे छोटे टुकड़े में काट डालने की धमकी दे रही थी। जग जग मो मो हन हन का नारा उस समय चल रहा था। पाकिस्तान ने वास्तव में भारत के खिलाफ परमाणु हमले के साथ उस युद्ध को शुरू करने की धमकी दी थी और उस धमकी को तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति सुरक्षा का जो सलाहकार है बॉब गेट्स ने साउथ ब्लॉक तक पहुंचाया था, जो उपमहाद्वीप में अमेरिका के राष्ट्रपति के दूत थे। साहिबजादा उन तनावपूर्ण हफ्तों में तनाव को कम करने के लिए भारत आए थे, लेकिन उन्होंने साउथ ब्लॉक के गलियारों से गुजरते हुए गुजराल से कहा कि गुजराल साहब, ये हमारे द्वारा अतीत में लड़े गए किसी भी सभ्य स्वच्छ युद्ध की तरह नहीं होगा। आपकी नदियां, पहाड़, शहर सभी में आग लग जाएगी, ऐसे आग जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो भी पहला दिन ही। गुजराल ने स्वीकार किया कि वो हैरान रह गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बुद्धि जुटाई और जवाब दिया, ऐसे बातें ना करो तो अच्छा है याकूब साहब, क्योंकि हमने भी
उन्हें दरियाओं का पानी पिलाया है जिनका आपने। अब आप सोचिए कि पाकिस्तानी नेता आके हमारी ही धरती पर हमें ही धमका रहा था। भारत ने इससे गंभीरता से लिया। प्रधानमंत्री सिंह ने भारत की एयर चीफ मार्शल के पोली को बुलाया और उनसे पूछा कि भारत परमाणु हमले को रोकने के लिए क्या कर सकता है। उसके बाद जो हुआ, उसने इस घटना में शामिल सभी लोगों को चौंका दिया। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि दुनिया की कोई भी वायुसेना इस तरह से हमले को रोकने के लिए गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन हम हमलावर को वापस नहीं जाने देंगे। जवाब में संतुष्ट ना होते हुए प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या हम अपने परमाणु हथियारों से जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। एयर चीफ ने कहा कि निश्चित रूप से हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सेना को ये जानना होगा कि हथियार कैसे दिखता है। इससे सभी लोग चौंक गए। इसका सीधा सा मतलब था कि भारत के पास परमाणु हथियार तो थे, लेकिन उसकी जो सेना को यह नहीं पता था कि यह कैसा दिखता है और युद्ध की स्थिति में दुश्मन पर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। जरा सोचिए, इससे पहले कि कांग्रेस सरकार सेना पर कितना अविश्वास करती थी कि उससे ही नहीं पता था कि न्यूक्लियर हथियार ये कैसे होता है। अब बोफोर्स की डील और आईएनएस विराट पर अंडमान में चुड़िया मारने की फुर्सत मिलती है तब ना जल्दी ये खबर पीएमओ के बंद कमरों के बाहर जो है फैलने लगा है। दुनिया सोचने लगी कि क्या भारत के पास वास्तव में परमाणु हथियार है भी या नहीं। अगर भारत के पास परमाणु हथियार होते भी तो क्या भारत उचित वितरण प्रणाली और सेना की मदद के बिना उसका इस्तेमाल कर सकता था। वीपी सिंह की सरकार अल्पकालीन थी और बहुत सारे मुद्दे में व्यस्त थी। उसके बाद आए चंद्रशेखर जी, 6 महीने के भीतर वो चले गए। प्रधानमंत्री नरसिंह राव आए जो भारत की परमाणु जरूरत से वाकिफ थे। भारत ने अपने मिसाइल विकास कार्यक्रम में तेजी लाई, लेकिन दुनिया ने भारत की स्थिति का फायदा उठाया और 1990 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के तहत व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध था सीटीबीटी पर बातचीत भी शुरू कर दी। अब सीटीबीटी क्या थी? ये एक बहुपक्षीय संधि था, खास तौर पर भारत को लक्षित कर, जिससे हस्ताक्षरकर्ताओं ने जो हस्ताक्षर किए थे उनके द्वारा दुनिया में सभी परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत ने इस संधि पर आपत्ति जताई क्योंकि इसमें निरस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट की बात नहीं की गई थी और इससे उन देशों की ही फायदा होता जिनके पास पहले से ही सैकड़ों परीक्षण करके पर्याप्त डेटा था। ये बिना किसी परमाणु कोर का इस्तेमाल किए हथियारों का वर्चुअल परीक्षण कर सकते थे। इसी संधि से भारत को नुकसान होने वाला था। इसीलिए 1993 से अमेरिका ने भारत के साथ बातचीत शुरू की। अमेरिका ने भारत को इस पर हस्ताक्षर करने के लिए हर संभव कोशिश की। संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए 26 सितंबर 1996 की तारीख तय की गई। अमेरिका का मानना था कि भारत दबाव में है और वो संधि पर हस्ताक्षर कर देगा, लेकिन 1995 में अमेरिका को भारत की उपग्रह से ली गई तस्वीरों से झटका लगा, जिससे नरसिंह राव सरकार के तहत परमाणु परीक्षण की तैयारी की जो है जानकारी थी। भारत सितंबर 1996 में सीटीबीटी पर हस्ताक्षर की तिथि से पहले इसका परीक्षण करने के लिए उत्सुक था और अमेरिका ऐसे किसी भी परीक्षण को रोकने के लिए सतर्क था। सरकार पर दबाव बनाया और वो परीक्षण रुक गया। भारत शर्मिंदा था कि हम गुप्त रूप से अपने परमाणु परीक्षण की योजना बना रहे थे और अमेरिका ने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया।
और अमेरिका को लगा कि भारत शर्मिंदा में संधि पर हस्ताक्षर अवश्य करेगा। मई 1996 में राव सरकार चली गई और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी केवल 13 दिनों के लिए भारत की प्रधानमंत्री बने। केवल 13 दिनों में भी अटल बिहारी वाजपेयी परीक्षण करने के लिए इच्छुक थे, क्योंकि सितंबर करीब आ रहा था। पटाखा चला देना पीवी नरसिंह राव का वाजपेयी को संधि सौंपते हुए कहा था, क्योंकि दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने और संयोग से 1996 में गुजराल को उसको विदेश मंत्री थे। 1996 में जब समय आया तो गुजराल ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया। भारत के खिलाफ पक्षपात और पूर्ण निरस्त्रीकरण ना होने का इसका कारण बताया गया। 1997 में गुजराल खुद भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन परमाणु परीक्षण अब आसान बात नहीं थी। खासकर 1995 में अमेरिका ने जो भारत की तैयारी पकड़ ली थी, गुजराल पर अमेरिका की विशेष निगरानी थी। वह समय भारत के लिए संकट का समय था। सरकारें आ रही थी, जा रही थी, लेकिन एक चीज जो निरंतर थी वो थी राष्ट्रहित। 1 साल के भीतर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने और 1998 में परमाणु परीक्षण की गुप्त योजना उन्होंने शुरू कर दी। वैज्ञानिकों को सैन्य अफसरों पर्यटकों की पोशाक पहनाई गई। भारत पर अमेरिकी उपग्रह की समय अवधि की गणना की गई। परीक्षण स्पष्ट को धीरे धीरे गुप्त रूप से बनाया गया। भारत ने किसी का ध्यान आकर्षण ना हो, इसके लिए सभी सावधानियां भी बरती। पंडित वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने के भीतर भारत ने 11 और 13 मई को 1998 का अपनी परमाणु हथियारों का परीक्षण किया। दुनिया भर में अमेरिका खुफिया एजेंसी का मजाक उड़ा। पिछले 10 वर्षों में सभी भारतीयों का कड़ी मेहनत पोखरण में रंग लाई। इसमें कोई संदेह नहीं रह गया था कि भारत के पास परमाणु हथियार है, और अब सेना को भी पता है कि वे कैसे दिखते हैं और वे कैसे पटाखा चलाना है। 1999 में पंडित वाजपेयी ने चुनाव जीता और 2000 में भारत ने परमाणु सक्षम डिलीवरी सिस्टम की पूरी श्रृंखला विकसित करने के लिए भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम शुरू कर दिया। और आज भारत 15,000 किलोमीटर और उससे भी ज़्यादा की रेंज में परमाणु बम से लक्ष्य को भेद कर सकता है, उपग्रह को भी नष्ट कर सकता है। सीटीबीटी अभी भी भारत के हस्ताक्षर का इंतजार कर रहा है और यह जल्दी ही होने वाला नहीं है। इसीलिए आज जब भी किसी मिसाइल के सफल परीक्षण की खबर आए तो उन सभी प्रधानमंत्रियों, वैज्ञानिकों और इस देश की सेना के अदम्य साहस की याद कीजिएगा और बिना किसी के बहकावे में आए यह जरूर रखा। सरकार आएगी जाएगी, ये देश रहना चाहिए, ये हमारा निर्णय है और यही सबका लक्ष्य है और ये पूरा होने जा रहा है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए और ऐसे बातें जो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है और ये बातें आज की युवा को पता होना चाहिए। आखिर हर भारतीय के लिए भारत ही इम्पोर्टेंट है, भारत की सुरक्षा ही इम्पोर्टेंट है और भारत शक्तिशाली है, भारत शक्तिशाली रहेगा और भारत विश्वगुरु बनेगा।